इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ये सीरीज रहेगी सीसैट मैथ्स एंड रीजनिंग की। और इसमें देखेंगे 2024 का क्वेश्चन। जैसे हम लोग को पता है कि सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैथ्स एंड रीजनिंग, मेनली ये 3 सब्जेक्ट ही वेटेज करते हैं। 27 to 30 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशंस के रहते हैं, 30 क्वेश्चंस मैथ्स के एंड 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो लगभग इतना ही रहता है। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड 200 मार्क्स होता है। सीसैट में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाना रहता है, तो लगभग हम लोग को 27 to 28 क्वेश्चन ही सही करने हैं। बट पेपर इतना टफ होता है कि यही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत लोगों को जैसे कॉम्प्रिहेंशन का भी सोच के चलते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, बट इतना टाइम नहीं मिलता वहां पे पढ़ने का और इतना पेपर का प्रेशर होता है। तो कुछ देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ और रीजनिंग जो इजी है और अटेंड कर सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करके हम अटेंड कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस है, फिर पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर बोला, लीस्ट कम से कम कितने कट मारने पड़ेंगे कि ये जो क्यूब है वो 64 आइडेंटिकल पीसेस में निकले। तो पहले ये क्यूब है, इसमें मिनिमम कितने कट लगाने पड़ेंगे? तो 3 कट तो इधर से लगाने पड़ेंगे सामने से। तो ये 4 पीसेस में कट गए, 1 2 3 4, ठीक। और ये 3 कट समझिए ऐसे सब इधर भी जा रहा है, ये 3 कट इधर लगाने पड़े, तो ये 4 पीसेस में कट गए। अब 3 कट ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाने पड़ेंगे, तो ये इधर से 4 पीसेस में कट गए, ठीक। ऐसे ये पूरा समझिए, ये पूरा कट लगेगा। तो 3 कट फ्रंट में लगाए, 3 कट साइड से लगाएंगे, ऐसे और ऐसे कट गया। अब एक कट ऐसे इधर से भी तो लगाएंगे, 1 2 और 3। जब ऊपर से भी लगाएंगे तो ये इधर आएगा, 1 2 3। ये हो गया अपर फेस का। तो मिनिमम 3 + 3 + 3 9 कट्स, तो मिनिमम 9 कट्स लगाने लगे रहेंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा। सेकंड है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस इनटू ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। तो ये ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हैं, कम से कम 1 बार। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमको इतना इसमें ध्यान देना है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती है। 0, 0 से नीचे कुछ भी जाएगा वो तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें 0 वैल्यू लेके आना है। तो बेसिकली इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, इसमें 5 - 4 - 3 -3 प्लस 2 इंटू 1। तो 5 - 4 1, 1 - 3 +2 इंटू 1, 1 - 3 -2 होता है, +2 इंटू 1 2 होता है। तो -2 -2 +2 मिलके 0 हो जाता है। तो इसका नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? 0। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days 6 k days वेयर k is natural number
बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड, कितने मेंस बढ़ाने हैं, सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। तो इसमें हम जानते हैं m इंटू डी इंटू एच होता है, r तो पूछा नहीं गया, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m इंटू डी वाला। तो इसको दो फॉर्मेट में लिखेंगे, m इंटू डी इज इक्वल टू m1 इंटू d1। m की वैल्यू क्या है, मैन, जो कि एक पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं, एक कंप्लीट मान लीजिए मैन, m इंटू डी क्या दिया है, डेज 6 के। m1 फाइंड करना है, कितने मैन इंक्रीज करना है, कितने बढ़ाने हैं, इसको फाइंड करना है, जो कि काम कंप्लीट हो जाए 5 के डेज में। हमें m1 फाइंड करना है, m1 इज इक्वल टू m इंटू 6 के अपॉन 5 के। ठीक, तो यहाँ पे k से k कट गया, इंटू परसेंट है तो 100%, तो 5 2 ज़ा 10, 20, m1 इज इक्वल टू 6 इंटू 20 विच इज 120%। तो m से सपोज m रहा होगा पूरा कंप्लीट 100%, तो कोई भी चीज अपने में 100% कंप्लीट होती है, तो m1 कितना आया 120%, जो कि m से कितना ज्यादा है 20%। m से m1 20% ज्यादा है, तो कितने मैन इंक्रीज करने पड़ेंगे 20% मैन, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x, y and z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours, 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What the minimum amount of time that they will take to finish the work? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड है, वो एक काम को कंप्लीट करते हैं अकेले 6 आवर्स, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स करेगा, वाई करेगा 8 आवर्स में एंड जेड करेगा 8 आवर्स में। एक बार में एक ही आदमी काम कर सकता है, एक बार में एक ही आदमी काम करेगा, और एक आदमी 2 लगातार घंटे काम नहीं कर सकता, और सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम निकालना है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम कितने टाइम में कोई भी सारे आदमी मिलके काम खत्म कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, 6, 8 एंड 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 24। तो टोटल वर्क आवर्स है 24। एक्स, वाई एंड जेड, इनकी कैपेसिटी 6 आवर्स, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स की है। टोटल काम 24 करना है, 6 कर लेगा 4 आवर्स में, 8 3 आवर्स में एंड जेड भी, सॉरी वाई 3 आवर्स में एंड जेड भी 3 आवर्स में। तो लेट सपोज पहला काम हमने x को दे दिया 4 आवर्स, देन y को 3 आवर्स, फिर हमने x को दे दिया, क्योंकि मिनिमम अमाउंट टाइम निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा काम x से करवा सकते हैं 4, देन z, अगर आपको यहाँ y रखना है y भी रख सकते हैं, देन फिर x से, देन फिर y से। अब यहां तक देख लेते हैं, 4 3 7 7 7, टोटल 21 आवर्स काम हो चुका है, 24 आवर्स करना ही है। अब बचा 3 आवर्स। अब यहाँ पे अगर y या z में से किसी को बैठा देंगे तो 7 घंटे का टाइम चला जाएगा, तो हमें मिनिमम निकालना है। तो यहाँ पे x को ही लगाते हैं, जो कि करेगा 4 काम से 4 आवर, पर हमें x का पूरे आवर्स का काम नहीं चाहिए, सिर्फ x का थर्ड हिस्सा ही चाहिए, 4/3
3 ही चाहिए, मतलब थर्ड हिस्सा ही चाहिए, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक्स करेगा 3 काम, 3 आवर्स काम, टोटल एक्स के पास 4 आवर है, और मिनट कितने होते हैं एक घंटे में? 60। तो 4 1 जा 4, 2 गया, 5 जा 20, एंड 15 इंटू 3 मतलब 45 मिनट। तो टोटल सबने मिलके 1 2 3 4 5 6 आवर्स और 45 मिनट काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी consecutive zero are there at the end of the integer obtained in the product 1 power 2 into 2 power 4 into 3 power 6 and so on 25 power 50। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, पहले हम देख लेंगे इसमें, देख ये समझते हैं कि जीरोस आने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो 5 और 2 होना चाहिए, 10 10 होता है तो 0 आएगा यूनिट प्लेस पे। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 5 2 होना कंपलसरी है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो देख लेते हैं 2 की पावर जैसे निकालते हैं, 2 की पावर 4, 4 की पावर 8, क्योंकि 4 भी 2 2 आएगा। इसी तरह 6 भी 2 इंटू 3 है तो 2 मिल जाएगा हमको, 6 की पावर 12 एंड सो ऑन। अब 5 की पावर देख लेते हैं, 5 की पावर 10, 10 की पावर 6 की पावर अगर 12 है तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 20 हो जाएगी ना। तो 10 की पावर 20, 20 की पावर 30, सॉरी 15 की पावर 30, 20 की पावर 40 एंड 25 की पावर 50। अब जैसे यहां देखने से लग रहा है कि 2 की पावर बहुत बार आएगी, 10 आएगा, 10 में 2 आएगा, 12 में आएगा, 14 में आएगा, 16 में आएगा, तो बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी। पर हमें इन दोनों में से जिसकी पावर मिनिमम होती है उसी को लेना होता है। तो 5 वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 की पावर 10, 10 में भी देखो 2 इंटू 5 आता है, तो यहाँ भी 2 की पावर 20 एंड 5 की पावर 20। 15 में 5 इंटू 3 होता है, तो हमें सिर्फ 5 वाला लेना है, तो 5 की पावर 30। 20 में 4 इंटू 5 होता है, यहाँ भी 2 की पावर बहुत बार आ जाएगी, 5 की पावर 40। अब 25 में ध्यान देना है, 25 में 2 5 आएगा। यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि 25 की पावर 50 में सिर्फ एक ही बार जोड़ लिए होंगे, तो यहाँ पे 2 बार होगा। तो हमें क्या लेना है? 5 की पावर 10, 5 की पावर 20, 5 की पावर 30, 5 की पावर 40 एंड 5 की पावर 50, 5 की पावर 50। जोड़ लेते हैं, 10 20 30 60 40 100 50 50 100, 5 की पावर 200। तो हमारा आंसर क्या होगा, कितने जीरोस होंगे? 200। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, on January 1st, 2023, a person saved rupees 1. On 2nd January, a person saved 2 rupees more than that on the previous day. पिछले दिन से 2 रुपए ज्यादा सेव करता है। इसी तरह 3rd जनवरी को प्रीवियस डे से 2 रुपए ज्यादा करता है। At the end of the which date was his total saving as a perfect square as well as a perfect cube. तो पहले तो हमें एक ऐसा नंबर जानना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी। तो सबसे मिनिमम पहले जो आता है वो है 64। 64 4 का क्यूब भी हो जाता है एंड 8 के स्क्वायर में भी आ जाता है। तो ये एक पहला नंबर है। ठीक, तो देखते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी को, तो किस डेट पे उनका टोटल टोटल सेविंग्स की बात किया है, किस डेट को परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होगा, यानी 64 रुपीज किस दिन वो इकट्ठा कर लेगा। फर्स्ट को 1 रुपए इकट्ठा किया, सेकंड को उसने 3 रुपए, थर्ड को 5 रुपए,
4 को 7 रुपए, 5 को 9 रुपए, 6 को 11 रुपए, 7 को 13 रुपए, 8 को 15 रुपए। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 64। तो ऑन 8th जनवरी, यानी ऑप्शन बी सही होगा हमारा। 8th जनवरी को उनके पास 64 रुपीज होगा, जो कि एक टोटल स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power 333 plus 333 the power 222 is divisible by which of the following number? अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखने में तो बड़ा लग रहा है पर इसको लास्ट डिजिट लेते हैं कि 2 की पावर 333 प्लस 3 की पावर 222 यूनिट डिजिट लेके देखते हैं, क्योंकि जो भी लास्ट में यूनिट डिजिट में आएगा अगर वो इवन होगा तो 2 से कटेगा, अगर इवन नहीं होगा तो फिर 2 से नहीं कटेगा। तो इसके इवन 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, यानी यहाँ पे बच रहा है 2 की पावर 1 यूनिट प्लेस वाले फॉर्मूले से, प्लस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यहाँ बच रहा है 3 की पावर 2। तो हमारे पास बचा 2 प्लस 3 3 जा 9 विच इज 11। तो ये कंफर्म हो गया कि यूनिट प्लेस पे 1 तो आने वाला है, लास्ट डिजिट में जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में 1 आने वाला, तो 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, 2 एंड 3 से डिविजिबल है बट नॉट 37, तो पहले ही ऑप्शन कट गया, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें भी 2 एंड 37 से लिखा है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसमें भी। तो ऑप्शन तीनों कट गया, हमारा ऑप्शन सिर्फ बी सही होगा। 3 एंड 37 से डिविजिबल है बट नॉट 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? हनी में कितना परसेंट वाटर मिलाया जाए कि सेलिंग प्राइस से 20% ज्यादा गेन हो जाए? तो अगर हमें 20%, मान लीजिए हनी रही हो 100%, तो उसमें कितना परसेंट वाटर मिलाएं कि अगर सीपी उसकी 100 रुपीज रही हो तो 120 हो जाए प्लस 20%। तो अगर 20% वाटर मिला देंगे, सिंपल देख लेते हैं, तो 20 रुपीज का गेन होगा जो कि 100 का 20% होगा। तो आंसर हमारा होगा 20%। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रेसीडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 30 टू द पावर 30? राइट मोस्ट मतलब कोई भी नंबर, मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी हो, यहाँ पे 9 हो, तो उसके बाद 0 0 0 0 0 1 2 3 4, लेट्स इमेजिन एक नंबर है 1 2 3 4, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 हो रहे हैं, तो राइट मोस्ट ये वाला नंबर होगा। इधर से राइट मोस्ट, सबसे जीरो से राइट मोस्ट। तो देख लेते हैं, 3 टू द पावर 30 कहा गया है। 3 टू द पावर 30 को हम 3 की पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 30 लिख सकते हैं, जीरोस निकालने के लिए। अब 10 टू द पावर 30 जो भी होगा वो जीरो ही जीरो होगा, 0 0 0 0 1 0 0 0 आता जाएगा। अब 3 टू द पावर 30 के लिए हमें राइट मोस्ट निकालना है, राइट मोस्ट के लिए हम इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते कितना होगा। देन 3 टू द पावर 30 डिवाइड बाई 4, 4 7 28। अब हमारे पास बचा 3 टू द पावर 2 विच इज 9। तो जो राइट मोस्ट यूनिट डिजिट होगी वो 9 होगी। 9 के बाद 0 0 0 कितना भी होगा, आगे का नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे हमें नहीं मतलब। हमको पूछा गया है राइट मोस्ट, सिर्फ डिजिट पूछा गया है, जो कि होगा ऑप्शन डी 9। अब ये क्वेश्चन है, 421 एंड 427 व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, जब दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर 1 लीव छोड़ रहे हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज अ डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर? इन दो नंबर्स को 421 एंड
427 को कितने ऐसे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है जिससे रिमाइंडर 1 बचे? तो चलिए ट्राई करते हैं। 421 पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 4, 421 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 1 रिमाइंडर आ गया। 427 देख लेते हैं। 2 2 4, 2 1 2, and that is 7, 2 3 6, 1 रिमाइंडर आ गया। एक नंबर तो हमारे पास 2 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 1 3, 1, 3 4 12 एंड 1 बचा। 427 को देख लेते हैं। 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा। नेक्स्ट नंबर आ गया 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप 6 से देख लेते हैं। 421 6 से, 6 7 42, विच इज 0 0, 1 बचा। 427 6 7 42, 7 6 1 6, जो कि 1 रिमाइंडर बचा। तो सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं जिससे डिवाइड होने में सेम रिमाइंडर बचेगा, 2 3 और 6। तो टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा ये? 3 नंबर, 2 3 एंड 6, और सेम रिमाइंडर 1 लीव करेगा। Next question. X contain 399 liter of petrol. Y contains 532 liter of diesel. They are to be bottled in a bottles of equal size. दोनों को equal size के बॉटल में रखना है. So that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle size are possible? इवेंचुअली ये हमसे पूछ रहा है इन दोनों के फैक्टर्स, कि सेम फैक्टर्स निकाल लो दोनों का और बता दो कौन कौन से बॉटल, मतलब कितने लीटर के बॉटल्स में दोनों में सेम फैक्टर आ रहा है या सेम लीटर में रखेंगे। तो इसको हम ऐसे इजीली वे में 399 का फैक्टर या एलसीएम ले सकते हैं। लाइक 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 7 1 7 एंड 19 1 19। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 399 का फैक्टोरियल। एक तो 1 से कटेगा, 1 लीटर की आप बॉटल बना दो, 7 लीटर की बना दो, 19 की बना दो, 3 लीटर की बना दो, एंड लास्टली 399 एक ही बॉटल में पूरा पेट्रोल रख दो। ऐसे 532 का कर लें। 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 7, देन 532 में एक तो एक एक लीटर का बना लो, 7 लीटर का, 19, और इसमें 2 2 फैक्टर आया है जो कि उसमें कॉमन नहीं है, एंड 532 लीटर का बना दो। 399 के फैक्टर्स होंगे 1 3 7 19 133 एंड 399। ऐसे ही 532 का फैक्टर होगा 1 2 इंटू 2, मतलब 2 7 19 133 एंड 532।
तो अब इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं, क्योंकि सेम इक्वल साइज का बॉटल रखना है। तो एक तो 1 1 लीटर के बॉटल कर दो, दूसरा 7 लीटर, 19 लीटर एंड 133 लीटर। सिर्फ यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं सेम इक्वल अमाउंट में रखने की। तो कितने, हाउ मेनी बॉटल साइजेस आर पॉसिबल? ऑप्शन बी 4। Consider the following statement in respect of the sum s is equal to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime number. Distinct मतलब अलग अलग prime number हैं। Each less than 10 and 10 से कम। तो 10 से कम प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन से हैं, 2, 3, 5 एंड 7। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। तो देख लेते हैं क्या हो पाएगा। और यहाँ पे s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। देन s इज इक्वल टू कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। x मान लीजिए 2, y को 3 एंड z को 5। तो 5 3 8 प्लस 2 10। देन एन s इज इक्वल टू 10 और यूनिट प्लेस पे 0 है। देन ये तो पॉसिबल है, पहला वाला सही हो गया। सेकेंड है, द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9। तो ये पॉसिबल नहीं, 7 5 12 3 कुछ भी प्लस करेंगे 9 यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा। थर्ड है, द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5। देख लेते, s इज इक्वल टू 7 प्लस 3 प्लस 5 जो कि होगा 15 और यूनिट डिजिट पे 5 मिल रहा है। तो ये भी सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 एंड 3। ऑप्शन ऑप्शन सी सही है, 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट, कंसीडर द सीक्वेंस a डैश b c d डैश b b c d a b c डैश d a b c डैश d। इसको हम लोग इजी वे में ना गिन लेते हैं कितने वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल 20 लेटर्स हैं। तो इसको ना 5 5 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5। पहले इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। इसका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। कुछ कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे ए रख के देखते हैं। ए बी सी डी, यहाँ भी ए रखते हैं। ए बी बी सी डी, यहाँ पे देखिए ए रिपीट हो रहा था, यहाँ बी रिपीट हुआ। यहाँ ए बी सी सी डी, यहाँ सी रिपीट हुआ। यहाँ ए बी सी डी डी, यहाँ डी रिपीट हुआ। इस तरह ना इजिली मिल जाता है इसमें, वरना डिफिकल्टी होती है, फिर ऑप्शन से चेक करना पड़ता है जो कि टाइम टेकन है। तो 5 5 के फॉर्म में, अगर 3 3 के फॉर्म में, जिसका भी सीक्वेंस बन पाए उस फॉर्म में तोड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सी डी। ए सी डी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, two person P and Q enter into a business. P puts 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P and S share is, if P's share is 400 more than Q share, out of total profit of 2,000, what is the capital contributed by P? P का कैपिटल पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी क्यू ने एक पैसा डाला है। पी ने क्यू से 14,000 ज्यादा लगाया है, पर पी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, क्यू ने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पी रेशियो क्यू, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। पी ने, मान लीजिए क्यू ने डाला है एक्स रुपीज और पी ने डाला है क्यू से 14,000 ज्यादा। ठीक, हमको इतना पता है कि पी ने इन्वेस्ट किया है 8 मंथ्स के लिए और क्यू ने इन्वेस्ट किया है 10 मंथ्स के लिए। तो अभी हमारे पास क्या निकल के आया? 8x प्लस 0 0 0 8 चौक 32 3 कैरी रेशियो 10x। इतना हमारे पास आया। और क्या गिवन है कि दोनों को 2,000 का प्रॉफिट हुआ
2000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से जो पी का शेयर है वो क्यू के शेयर से 400 रुपए ज्यादा है। अगर 400 रुपए ज्यादा करो तो पी का शेयर आया 1200 रुपए एंड क्यू का शेयर आया 800 रुपए। पी क्यू से 400 रुपए ज्यादा भी हो गया। ठीक, अब यहां पे इसका रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का। 0 0 कैंसिल आउट, 4 3 = 12, 4 2 = 8। पी रेशियो क्यू आ गया 3:2। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। 8x प्लस 112,000 अपॉन 10x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास आ जाएगा 16x प्लस 000 इज इक्वल टू 30x। तो 2240 इज इक्वल टू 14x, x इज इक्वल टू 224000 अपॉन 14, जो कि हो जाएगा 16 टाइम। तो x आ गया 16,000, 16,000 रुपए, जो कि था q। x हमने q को माना था, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 16,000, और p q से कितना ज्यादा था 14,000। तो 16,000 में 14,000 जब प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 30,000। तो p की कैपिटल कितनी हो गई 30,000। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than R salary. By how much percent is in R salary more than P salary? इसको मैं कैसे करती हूँ, मैं पीछे से क्वेश्चन लेती हूँ। इसको मैं कैसे करती हूँ, इसको ना R साइड से शुरू करो। R साइड से, जैसे R सैलरी सपोज 100 रुपीज, देन Q सैलरी इज 20% लोअर देन R सैलरी, तो 100 में से 20% कम हुआ 80, और P की सैलरी Q से भी 20% कम है। Q से भी 20% कम है, तो Q की सैलरी, P की सैलरी सॉरी हो गई 64 रुपीज। ठीक, अब यहां पूछा क्या, हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन P सैलरी। P की सैलरी से R की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है। तो R की टोटल सैलरी कितनी है 100 रुपीज और P की 64। तो देख लेते हैं कितनी ज्यादा है। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। अब पूछा क्या है P की सैलरी से, तो हम कैसे करते हैं, P की सैलरी है 64, कितनी ज्यादा है 36 रुपीज, परसेंट निकालना है 100 से इंटू कर देते हैं, तो ये टोटल आएगा, काटेंगे तो 100 आएगा 56.25%। तो ऑप्शन बी सही है 56.25। नेक्स्ट, a number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4, what is the percent of change in the result due to this mistake? इसके कई तरीके हैं, पर जैसे इजीली मुझे लगा कि एक कोई नंबर है x, उसको हमको इंटू करना था, इंटू करके वो बनता 4x, बट गलती से उसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करके वो बन गया x/4। अब x/4 4x से कितना कम है, तो 4x माइनस x/4, एलसीएम ले लेंगे, देन 4, 16x माइनस x विच इज 15x/4। ठीक, हमारे पास ये आ गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 15x/4, ये कितना होना चाहिए था, होना 4x चाहिए था, पर गलती से x/4 हो गया, तो 4x से x/4 कितना कम है 15x/4, 4x से, और परसेंट निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 15x/, ये यहां चला जाएगा 16x इंटू 100, x x कैंसिल आउट 16
2 8 जा 16, 50, 25 विच इज काटेंगे तो आएगा 93.75%, विच इज ऑप्शन डी। ये हमारा सही आंसर है। एक्स से मानने पे इजी पड़ जाता, बाकी और भी तरीके हैं, बट ये सबसे अच्छा तरीका है कि होना तो चाहिए था 4x, पर बन वो अभी कौन सा नंबर गया, x/4, और ये 4x से कितना कम है, यहाँ पे एलसीएम लेके 15x/4, टोटल हमारा इतना होना चाहिए था, परसेंट निकालने हैं तो इतना डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an examination 80% of student passed in English, 70% student passed in Hindi, 15% failed in both subject, यहाँ पे failed पे ध्यान देना। what is the percentage of student who failed in only one subject, पूछा गया है सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट का नंबर बताओ। तो इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। पास पास कहा गया है, बट यहाँ पे दिया गया है फेल इन बोथ सब्जेक्ट और पूछा भी गया है फेल, तो हम फेल वाला निकालते हैं। ये वेन डायग्राम से अगर 80% पास है इंग्लिश में तो कितने फेल हुए, 20% इंग्लिश में। अगर 70% हिंदी में पास है तो कितने फेल हुए, 30% हुए हिंदी में। बट कह रहा है 15% बोथ में फेल है, तो बोथ में इधर आता है। जब 15% बोथ में आ गया तो सिर्फ इंग्लिश में कितने हुए, 20 माइनस 15, 5%, ओनली वाला है ये, ओनली। और 30 माइनस 15 कर दो तो यहां आता है 15% सिर्फ हिंदी में ओनली। और हमें पूछा गया था फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट, तो देख लो 5 + 15 कर लो, 20% टोटल फेल हुआ है ओनली इंग्लिश और हिंदी में, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, जो कि सही है। 1 मीट्रिक टन बोल लो चाहे 1 टन बोल लो, जो कि 1000 किलो होता है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी तीनों सही है। नेक्स्ट, x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digit of x. x को इंटरचेंज करके y बन रहा है। If x plus y the greatest 2-digit number, then what is the number possible values of x? x की possible values बतानी है। और क्या हमें दिया गया है, x plus y जो है वो 2-digit नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि होता है 99। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि x को इंटरचेंज करके y बन जाए। तो इसमें हम देखेंगे क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए x को हम मानते 81, तो इसको इंटरचेंज करके y हम 18 कर सकते हैं। एक पॉसिबल वैल्यू तो एक ये बन गई, ठीक। दूसरी, अब x को 18 मान लो, y को 81 कर लो, एक पॉसिबल वैल्यू ये बन गई। तीसरा देख लेते हैं, x को 63, y को 36 इंटरचेंज करके। अब इसी तरह x को 36, y को 63, एक पॉसिबल वैल्यू ये, एक ये। अब फिर x को 27, y को 72, x को 72 कर लो एंड y को 27, तो यहां से पॉसिबल वैल्यूज दो निकल के आ गई। अब x को मानते हैं 45, y को 54। अब इसी तरह x को 54, y को 45, तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसे नंबर हैं जिनको इंटरचेंज करके मैक्सिमम नंबर लाया जा सकता है। नेक्स्ट, weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. If the average weight of women is 63, then what is the average weight of boys?
विमेन का एवरेज वेट 63 दिया है, देन एक विमेन का है तो 4 विमेन का 63 इंटू 4 विच इज 4×3 = 12, 252 kg। एंड ये किसके बराबर होगा? 6 बॉयज के। तो 1 बॉय का निकाल लो, 1 बॉय इज इक्वल टू 252/6, 6×4 = 24, 6×2 = 12, 42 kg। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, many times the hour hand and the minute hand coincide in a clock between 10 a.m. and 2 p.m. same day. How many times पूछा है कि घड़ी की सुई में आर हैंड और जो मिनट हैंड होता है एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। तो वो होगा, देख लेते हैं ऐसे कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे के बीच पूछा है। तो 10 बजे तो ऐसे होगी, तब तो नहीं। 11 बजे से पहले, जब 11 बजने में 5 मिनट बाकी रहता है, तो दोनों सुई ऐसे 55 पे रहती है, यानी 10:55 पे दोनों सुई रहेगी। एक 12 बजे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड रहेगी, 1:05 पे रहेगी, यहाँ पे जब 1 पे रहती है सुई। 2 बजे तो क्लॉक पे ऐसे रहेगा, तो 2 o'clock पे तो नहीं। तो हमारे पास यही 3 पॉसिबल कंडीशन है जब सुई एक दूसरे पे, क्लॉक हैंड पे, आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करेगा। तो कितने टाइम? 3 टाइम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर। तो इसका एक सिंपल सा है, जब भी कोई लीप ईयर होगा ना, लीप ईयर से एक साल बाद, लीप ईयर प्लस 1 ईयर, तो उसका कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होगा। जैसे 2024 लीप ईयर था और पूछा कब का है? 1 ईयर प्लस है, यानी 2025 का कैलेंडर पूछा है रिपीट करने के लिए। तो 25 का कैलेंडर 6 साल बाद 2031 में रिपीट होगा। तो ये ट्रिक याद रखनी है, लीप ईयर +1 अगर पूछा जाए तो रिपीट होगा 6 ईयर्स पे। ऑप्शन सी करेक्ट है। P, Q, R एंड S बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, अलग अलग है और पॉजिटिव इंटीजर है। लेट P, Q बी ऑड एंड R, S बी इवन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, हमको बताना है P, Q ऑड है, R, S इवन है और सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। P माइनस आर स्क्वायर क्यू एस इज इवन, P Q माइनस S इंटू क्यू स्क्वायर S इज इवन, P Q प्लस आर स्क्वायर P प्लस S इज ऑड। तो ये प्रूफ करना है कि कौन सा इसमें से सही बता रहा है। एक भी कंडीशन अगर करेक्ट हो गई तो करेक्ट होगा, बट इसमें ना एक ऐसे देख लेते हैं, कुछ चीजें हैं जैसे ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है, इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है, ऑड माइनस इवन हमेशा ऑड होता है, ऑड माइनस ऑड ऑलवेज इवन होगा, ऑड इंटू इवन इवन होगा, ऑड इंटू ऑड ऑड होगा। ये कुछ कंडीशन है और भी हैं, बट अभी के लिए इतना ही। तो देखते हैं P और Q क्या है। P और Q ऑड है, R और S इवन है। तो P ऑड माइनस R क्या है? इवन स्क्वायर स्क्वायर, Q हमारा ऑड है और S हमारा इवन है। तो
ऑड माइनस इवन क्या होता है? ऑड होता है। ऑड का स्क्वायर इंटू ऑड इंटू इवन क्या होता है? इवन होता है। ऑड इंटू इवन इवन होता है। ऑड का स्क्वायर ऑड ही होगा, और यहाँ पे दिया है ऑड इंटू इवन इवन ही होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? क्यू क्यू जो कि हमारा ऑड है। ऑड माइनस इवन इंटू इंटू ऑड स्क्वायर इंटू इवन। ऑड माइनस इवन क्या होता है? ऑड होता है। इंटू ऑड स्क्वायर तो ऑड ही होगा, इंटू इवन कहा गया है। ऑड इंटू इवन इवन होता है, यहां भी ऑड है, तो ऑड इंटू इवन इवन ही होगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड देख लेते हैं। ऑड प्लस इवन का स्क्वायर इंटू ऑड प्लस इवन। ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होता है। तो ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड का स्क्वायर इंटू ऑड प्लस इवन ऑड ही होता है। ऑड स्क्वायर ऑड, ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है, तो ऑड होगा। तो ऑप्शन, तो हमारा स्टेटमेंट 3 भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। What is the angle between the minute hand and hour hand when the clock shows 4:25 hours? 4:25 पे एंगल क्या होगा मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस 11 मिनट अपॉन 2। थीटा पूछा, एंगल 60, एच क्या है? 4 आवर्स हो रहा है, माइनस 11 मिनट कितना है? 25 अपॉन 2 विच इज 275 अपॉन 2। थीटा इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 2 माइनस 17.5 डिग्री। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो आर हैंड से आगे होगी। तो ये माइनस में है आंसर। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 17.5 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक? तो इसको मेनली तो गिनना पड़ेगा कि कितने 5 आते हैं 260 पेज का अगर बुक हो तो लाइक एक तो 5 नंबर का जब पेज होगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। ये 55 की सीरीज में पूरी 50 की चलेगी, लाइक 50, 51, 52। तो इस तरह करके निकालेंगे तो टोटल हमारे पास 56 ऐसे 5 हैं जो कि 260 पेज की बुक में होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? ये टर्म्स देख लेते हैं। एक तो पहला है 1 चल रहा है, फिर 1 2, रिवर्स में चल रहा है 1 3 2, 1 4 3 2, 1 5 4 3 2। तो 5 टर्म तो दिए हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 टर्म्स दिए हैं। अब और आगे हम लोग कर लेते हैं 1 6 5 4 3 2 16 17 18 19 20 21 21 ये हो गया यहाँ तक। 7 और देन 1 7 6 5 4 3 2। इन सब का टोटल करना है, और इन सबको टोटल करेंगे ना
तो आंसर आएगा 84। नेक्स्ट है अ पर्सन बायज 3 आर्टिकल P, Q and R for 3,330 rupees. If P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q, then what is the cost of P? इसको भी ऐसे करते हैं, सपोज P, Q एंड R है, R की कॉस्ट है 100 रुपीज, Q 20% मोर है तो 120 हो जाएगा, और P जो है Q से 25% मोर है तो ये हो जाएगा 150। अब इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि P का कॉस्ट पूछा है, टोटल रुपीज दिया हुआ है, 0 0 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 15:12:10। P का पूछा है 15, 15 अपॉन, रेशियो को प्लस कर लेते हैं, 10 20 30 37 इंटू 3330, 37 9 जा 333 90, 15 इंटू 90 करेंगे तो आएगा 1350 रुपीज। तो P की वैल्यू आ गई 1350, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द 2-digit नंबर A, B and C, D is 3-digit number 1CE, where the letter A, B, C, D, E denote distinct digit, यानी पांचों के पांचों लेटर अलग अलग डिजिट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A की वैल्यू फाइंड करना है, A B प्लस C D 1CE। A को हमको ऐसे रखना रहेगा कि ये जो C है ये तो कॉमन आना चाहिए, और यहाँ पे इस नंबर से एक कैरी हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए। तो सपोज अगर C को हमने 1 रखा है, C को 1 रखा है, इसको 9 6 एंड 5, मान लीजिए 7 5, तो 9 7 1 5 प्लस करते हैं, 7 5 हो गया 12, 1 कैरी गया, 9 10 11 विच इज 1 एंड 1, यहाँ पे C कॉमन भी आ गया और 3-digit नंबर भी आ गया, तो A की वैल्यू क्या है 9, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 numbers X Y Z are selected from the set of first 7 natural number. First 7 natural number is 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, such that X is greater than 2Y greater than 3Z, how many such distinct triplet XYZ are possible? तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले x, y, z, इसको ले लेते हैं 7, 3, 1, देन 7 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 3, एक तो ये हो गया, ये ले सकते हैं, फिर x, y, z को ले लेते हैं 7, 2, 1, which is 7 greater than 4 greater than 3, तो सेकंड ये हो गया। थर्ड ले लेते हैं 6, 2, 1, which is 6 is greater than 4 greater than 3, next 5, 2, 1, which is 5 is greater than 4 is greater than 3, तो चार ट्रिपलेट बनेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस the total cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples. Consider the following statement. Statement क्या given है? The total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 9 apple is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apple. Second statement है the total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 apple. तो पहले ये जो स्टेटमेंट दिए इसको सॉल्व करते हैं. कह रहा है 4 orange plus 6 mangoes plus 8 apple is equal to twice cost of 1 orange plus 2 mangoes plus 5 apples. That means 4 orange plus 6 mangoes 8 apple is equal to 2 oranges plus 4 mangoes plus 10 apple. इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल. तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑरेंज प्लस मैंगो एप्पल के इक्वल होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है. 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगोज प्लस 9 एप्पल इज इक्वल टू 4 ऑरेंज 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल. इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल आएगा जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. और सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या कह रहा है 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू 1 एप्पल. तो ये देखिए क्वेश्चन भी यही कह रहा है तो हमारा 2 भी सही है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 30 to the power 5 plus 2 the power 27 is divisible by. तो किससे डिविजिबल होगा. यूनिट प्लेस निकाल लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा किससे डिविजिबल है. तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27. तो 2 की पावर 5 में यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा और 2 की पावर 27 में 2 की पावर 3 आएगा. तो 2 प्लस 8 विच इज 10. तो पावर के लास्ट में 0 आएगा तो इसका मतलब डिविजिबल है 10 से. तो ऑप्शन सी सही होगा. नेक्स्ट है let p and q be positive integers satisfying p is less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value? Smallest value पता करनी है of k that does not determine p and q uniquely. जो p और q की वैल्यू हो वो यूनिक नहीं होनी चाहिए. नॉट डिटरमाइन कह रहा है. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं. p क्या है q से लेस है. p को 1 मान लेते हैं. p को 1 मान लेते हैं और q को 3. तो p लेस हो गया 3 से. 1 मान लो q को 2 ये भी लेस हो गया. और जो p प्लस q है वो k होना चाहिए. तो पहला देख लेते हैं. 1 इज लेस देन 2 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. शुरू करते हैं. तो 1 इज लेस देन 2. 1 प्लस अगर 2 करेंगे तो 3 आएगा. तो यहां देख लेते 3 आने की और भी कोई पॉसिबल वे है क्या. नहीं है. तो ये एक यूनिक वे हो गया. तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा. अब देख लेते हैं 1 इज लेस देन 3 और 2 इज लेस देन 3. 1 इज लेस देन 3 करके देखते हैं. तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. ठीक. तो 4 आने के और भी तो तरीके हैं जैसे 2 प्लस 2. बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है पी क्यू से लेस होना चाहिए. तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. ये भी यूनिक तरीका हो गया. और भी कोई तरीका नहीं बनेगा इसका. तो कैंसिल आउट. अब आओ 2 इज लेस देन 3. तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. ठीक. अब क्या 5 को हम 2 प्लस 3
और 1+4 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 1 इज लेस देन 4। ठीक, ये भी 5 होगा और स्टेटमेंट को भी प्रूव कर रहा है कि P इज लेस देन Q। तो 5 आने के यूनिक तरीके नहीं है। 5 के देखो दो पॉसिबल वैल्यूज बन गए, तो ये एक यूनिक तरीका नहीं है। और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट है तो 5 पे ही रुक जाते हैं, 6 तक नहीं जाते, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, a person walks 100 meters straight from the house, turns left and walk 100 meter, again turns left and walk 300 meter, then turn right and walk 100 meter to reach his office. In which direction does he walk? किस डायरेक्शन में वो चला इनिशियली फ्रॉम द हाउस, अपने घर से, अगर उसका ऑफिस एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ऑफिस इस डायरेक्शन में, तो एक आदमी अपने घर से निकला, 100 मीटर स्ट्रेट चला, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ के 100 मीटर स्ट्रेट चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ के 300 मीटर स्ट्रेट चला, अब यहां से राइट मुड़ गया और 100 मीटर स्ट्रेट चला, ऑफिस आ गया। और ये जो कि यहां से इनिशियल से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ऑफिस, तो वो किस साइड चला था? पहला साउथवर्ड चला था, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, ही देन टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? तो एक आदमी है, ये मान लीजिए उसका पॉइंट है, वेस्टवर्ड चला, तो ये वेस्ट है, ये 100 मीटर चला यहाँ पे और यहां से लेफ्ट मुड़ गया, फिर 100 मीटर चला, यहां पे पहुंच के वो क्लॉकवाइज टर्न कर लिया लाइक दिस और 225 डिग्री तक, तो 225 डिग्री यहां आता है। अब इसका मुंह किस तरफ है? अब ये किस तरफ चलेगा? तो ये चलेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो ऑप्शन डी सही हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, नंबर 1 एंड 2, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या दिया है? इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या दिया है? इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। क्या इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि अगर प्रोड्यूसर है तो एक्सपोर्टर भी होगा? नहीं। कंक्लूजन 2 क्या दिया? इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, ये भी नहीं पता चल रहा कि इंपोर्ट नहीं करता, तो ये भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a statement given followed by two statement 1 and 2, consider the question and the statement। क्वेश्चन क्या है? What are the values of m and n where m and n are natural numbers? Statement, m plus n is greater than mn and m is greater than n। Statement 2, the product of m and n is 24। कह रहा है m plus n is greater than mn and m is greater than n। तो क्या स्टेटमेंट 1 से m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट 2 को साथ में पढ़ते हैं। m और n का प्रोडक्ट क्या है? 24। तो 24 तो कई तरीके से आ सकते हैं, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12। इसके पॉसिबली 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, तो काफी पॉसिबल वैल्यूज है। तो m और n की वैल्यू खाली स्टेटमेंट 2 से भी नहीं पता कर सकते, अगर दोनों को साथ में पढ़ के देखें तो। अगर m इंटू n 24 है और कह रहा है m प्लस n m इंटू n से ग्रेटर है, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू बन रही है, और m n से भी ग्रेटर है, तो 24 इंटू 1
देखते हैं यहाँ पे 24 इज ग्रेटर देन 1, इसको m मानते हैं, इसको n, m ग्रेटर देन n भी हो गया, m ग्रेटर देन n, और m इंटू n 24 प्लस 1 ग्रेटर है 24 इंटू 1 से, तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। स्टेटमेंट क्या है? द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट दिया है। स्टेटमेंट 2, ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक, तो क्या साइज से पता कर सकते हैं कि डाउनलोड कितने देर में होगा? नहीं। और सिर्फ अगर पर सेकेंड दिया हो तब भी नहीं पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर कितने देर में डाउनलोड होगा, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कितने एमबी का है। तो हमें दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आंसर देने के लिए, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यूनिक वैल्यूज पूछा है, वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। स्टेटमेंट x by y is odd, स्टेटमेंट 2 x into y is equal to 12। क्या स्टेटमेंट 1 से हम यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं? ये नहीं पता कर सकते, क्योंकि 9/3 भी हो सकता है, 9/3, 3 3 जा 9 ऑड आएगा, फिर और 6/2 भी हो सकता है, 2 3 जा 6, तो इससे तो यूनिक वैल्यू नहीं पता चलेगी अकेले। क्या x इंटू 12 से पता चलेगी? नहीं, तो हमको दोनों स्टेटमेंट मिला के देखते हैं। क्या कह रहा है? x इंटू 12 वाई इज इक्वल टू 12, और x बाई वाई ऑड होना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। 6/2 करेंगे तो 2 3 जा 6 ऑड भी आ गया, और 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 भी आ गया, तो हमारा आंसर क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। A certain amount was distributed among x, y and z. Who received the least amount? x received 4/5 of what y and z together received. Statement 2 कह रहा है y received 2/7 of what x and z together received. तो ये भी ना दोनों स्टेटमेंट मिला के ही आंसर दे पाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 2/7, ये आएगा 5x इज इक्वल टू 4y प्लस 4z, 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो आएगा x की वैल्यू आएगी 2y और z की वैल्यू आएगी 1.5y, जो कि x की वैल्यू तो सबसे ज्यादा है क्योंकि y का 2 गुना होगा, और z की वैल्यू y का 1.5 गुना होगा, तो सबसे लीस्ट अमाउंट y का ही निकल के आएगा, तो ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा सही होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन है, इफ द एवरेज मार्क्स इन द क्लास आर 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है क्लास में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इज 70 एंड द लोवेस्ट मार्क्स आर 50। तो क्या इससे हमें स्टूडेंट के नंबर पता चल रहे हैं क्या, कि पहला स्टूडेंट का मान लो 70 है, लास्ट स्टूडेंट का 50 है, तो बीच में कितने स्टूडेंट है? नहीं पता। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑफ फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। इससे भी स्टूडेंट नंबर तो नहीं पता चल रहा, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा?
The question, option D, the question cannot be answered even by using both the statement together. Next question. A question is given by two statement. Question देख लेते हैं. There are three distinct prime number. तीन अलग अलग प्राइम नंबर हैं. Whose sum is a prime number, जिसका सम भी प्राइम नंबर है. What are those three number? ठीक. अब पहले स्टेटमेंट में दिया है their sum is less than 23. अब ऐसा प्राइम नंबर निकालना है जिसका सम भी प्राइम नंबर और 23 से लेस भी हो. तो करते हैं 3, 5 एंड 11. यही तीन एक ऐसे प्राइम नंबर हैं जिसका सम आएगा 19, जो कि खुद भी एक प्राइम नंबर है और 23 से छोटा है. तो पहले स्टेटमेंट से सॉल्व हो जा रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट है वन ऑफ द नंबर इज 5. अगर एक नंबर दे दिया जाए 5 और दो, और ये भी पता हो कि 3 नंबर है, डिस्टिंक्ट सम है, और इसमें ये ना पता हो कि देयर सम इज लेस देन 23, तब हम कैसे निकालेंगे? तो स्टेटमेंट 2 से तो नहीं निकाल सकते ना कि नंबर 5 है. ये लेस देन 23 दिया है तो इसमें है. तो हमारा आंसर क्या सही होगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल P, Q एंड R फॉर ₹50. द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16 विच इज लीस्ट. P, Q और R एक आर्टिकल खरीदते हैं. Q ने 16 रुपए का खरीदा जो कि सबसे कम है. अगर 50 रुपीज में 16 रुपीज माइनस कर दें तो हमारे पास अब बचता है 34, जो कि P और R के बीच में डिवाइड होना है. अब 16 से नीचे तो रुपीज जा नहीं सकता क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट लिखा है, लीस्ट. स्टेटमेंट देख लेते हैं. द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन R विच मीन्स P इज इक्वल टू R. तो हम 34 रुपए को बांट सकते हैं 17 एंड 17. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन P. इसका मतलब भी R इज इक्वल टू P. 17 रुपीज 17 रुपीज बोथ इक्वल हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी. क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन. नेक्स्ट. If A plus B means A minus B, A minus B means A into B, A into B means A divided by B, A divided by B means A plus B. What is the value of 10 plus 30 minus 100 into 50 divided by 25? Operation are to be replaced simultaneously. अब A plus B को A minus B लिख सकते हैं. तो 10 minus 30 हो गया A. फिर है 30 minus 100. इसको A into B लिखना है तो इंटू 100. फिर है 100 इंटू 50 जिसको लिखना है डिवाइड बाई 50, और डिवाइड बाई B को लिखना है प्लस B विच इज प्लस 25. बोर्ड मास का रूल लगाते हैं. पहले डिवाइड करेंगे विच इज 10 माइनस 30 इंटू 2 प्लस 25. अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 10 माइनस 60 प्लस 25. अब एडिशन. माइनस 60 प्लस 25 कितना हुआ? 35. अब बचा हमारे पास 10 माइनस 35. 10 माइनस 35 आएगा माइनस 25. तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन डी माइनस 25. नेक्स्ट. इफ अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटर्न एज 24, EFGH is written as 1680, how IJKL written in that code? अब ऐसे लिखते हैं ABCDEFGHIJKL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अभी तक तो अभी यहीं तक की जरूरत है, यहीं तक लिखते हैं. A B तो इसको देखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4.
1 2 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो ABCD आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह EFGH भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर इसी पैटर्न पे IJKL भी मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारा 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 जो कि आएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटर्न अटॉप, ट्रैप इज रिटर्न अपार्ट, देन हाउ अरेना रिटर्न इन दैट कोड। तो देखेंगे सब वर्ड के आगे पहले ए लग जा रहा है, तो ए लगा देंगे। फिर आपस में ना इंटरचेंज हो रहा है, जैसे POT था तो TOP हो गया। तो ARENA है तो हम करेंगे ANERA। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, AANERA। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will come in the place of star in the sequence of 3 14 39 84 star 258। तो इसको ना ऐसे सॉल्व देखने में ये थोड़ा टफ भी है, थोड़ा लेंदी है। 3 14 39 84 डैश 258 विच इज 3 से 14 के बीच में 11 प्लस है, 14 टू 39 25 प्लस है। अभी कोई सीक्वेंस ऐसे दिखेगा नहीं, प्लस 45 इसको 3 4 स्टेप में करेंगे तब दिखेगा। अभी यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। अब इन दो के बीच में देख लेते हैं, यहां से 14 प्लस जा रहा है और 25 से 45 के बीच में 20 प्लस जा रहा है और इन दो के बीच में 6 प्लस जा रहा है, तो हमें 6 का पैटर्न मिल गया। अब यहां से देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 26 होना चाहिए था, ये +6 है। तो जब 45 में 26 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 71 और जब 84 में 71 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 155। पर क्रॉस चेक करने के लिए कर लेते हैं कि 155 में, अब मान लीजिए यहाँ पे 6 प्लस करते तो यहाँ 32 आता और 71 में 32 प्लस करते तो यहाँ पे 103 आता। अब 155 में 103 प्लस करके देखेंगे तो 258 आएगा। तो हमारा आंसर सही है, तो आंसर क्या होगा, बी 155। नेक्स्ट, in some code letter PQRST represent number 4 5 10 12 15, it is not known। पता नहीं है कौन से लेटर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, पर हमें यहाँ कुछ इक्वेशन दी है, Q माइनस एस इज इक्वल टू 2s, T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T। लेट सपोज कि Q हमारा 15 है, सॉल्व करते हैं, और S हमारा 5 है, तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 2s विच इज 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, जो कि इक्वेशन को प्रॉपर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये वैल्यू दोनों सही हो गई। अब दिया है T इज इक्वल टू R प्लस S5 है, R को सपोज कर लेते हैं, R है 4, तो R की प्लेस पे 4 रख लेते हैं, तो T हमारा आ गया 12। तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, 15 12 5 एंड 4। बचा क्या, P। P को रख लेते हैं 10, सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस 4 माइनस 12 विच इज 14 माइनस 12, तो आंसर हमारा आ गया 2। तो वैल्यू होगी 2। 2024 के CSAT में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये टोटल मैथ्स और रीजनिंग 2 वीडियो में था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।